निर्वाण कैरियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे पहले वीडियो में जीव विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है। उसके बाद में हम लोग शुरुआत करते हैं आज कोशिका से। पिछले वीडियो में भी थोड़ी कोशिका की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन हम शुरू से दोबारा कोशिका से शुरुआत करते हैं। तो आइए हम लोग कोशिका को शुरू से पढ़ा जाता है। कोशिका यानी कि सेल। पिछले क्लास में आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि जीव कोशिका विज्ञान के, या हम बात करें कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहा जाता है। और प्यारे विद्यार्थियों, और इसी को कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे स्टडी ऑफ सेल। इसे कहते हैं इंग्लिश में साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। अगर बात की जाए कि साइटोलॉजी के पिता कौन है, ठीक है, तो उसके पहले अभी आप ही लोग बताओगे कि साइटोलॉजी के पिता कौन है। बस वीडियो को ध्यान से आप लोग देखिएगा। एक वैज्ञानिक आते हैं, उनका नाम था रॉबर्ट हुक। समय चल रहा था 1665 का। इन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया। इन्होंने खुद का एक सूक्ष्मदर्शी बनाया और इन्होंने क्या किया, एक कार्क का काट लिया। कार्क का काट, यहाँ पे क्या क्या कार्क का काट लिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें समझने वाली होती है, ये कार्क क्या होता है और ये काट क्या होता है। तो ये समझा रहे हैं कि पहले के ज़माने में ऐसे बोतल होते थे, ऐसे कुछ बोतल होता था, तो ऐसा नहीं होता था कि इस पर ढक्कन लगा होता था। एक लकड़ी का, जैसे ये आप मार्कर देख रहे हो, ऐसे मार्कर की तरह लकड़ी का बना होता था और इसी पे लगा के ऐसे प्रेस कर देते थे ताकि कोई भी केमिकल यहाँ से ना गिरे। तो उसी को क्या कहा गया था, उसी को कार्क कहा गया था। उसी का क्या किया इन्होंने क्या किया, सेक्शन काटा, यानी काट। जैसे आप आलू के चिप्स काटते हो, जैसे आलू को काटते हो, उसी को हम लोग कहते हैं काट। यहाँ पे काट का मतलब क्या होता है, सेक्शन। उन्होंने सेक्शन को काटा। उसके बाद में उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार की संरचना देखी थी। उन्होंने कुछ इस प्रकार की संरचना देखी। उन्होंने कुछ इस प्रकार की संरचना देखी। यानी इस संरचना कैसी थी, कुछ मधुमक्खी के छत्ते की आकार की। कैसी थी, मधुमक्खी के छत्ते के जैसी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने इसे क्या कहा, रॉबर्ट हुक ने इन्हें क्या कहा, सेलुला सेलुली। अभी तक ध्यान देना, कोशिका शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अभी तक क्या इन्होंने कहा, ये मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना उन्होंने देखी थी, उसका नाम दिया सेलुला सेलुली। अगर बात किया जाए कि कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, अगर आपसे पूछा जाए कि जो कोशिका शब्द है, कोशिका शब्द, इसका प्रयोग किसने किया था, तो वो थे हर्टबिंग। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि इस प्रकार से इन्होंने कोशिका की खोज की। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आप कहोगे रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। अगर पूछा जाए शब्द किसने दिया था, कोशिका शब्द किसने दिया था, तो हर्टबिंग ने दिया था। तो इस प्रकार से देखो आप कोशिका का खोज कैसे कैसे होता है, या कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोबारा एक बार सुन लो, कोशिका के अध्ययन को कोशिका विज्ञान कहते हैं।
इंग्लिश में उसी चीज़ों को स्टडी ऑफ सेल, उसे हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और साइटोलॉजी के पिता कौन हो जाएंगे? आपके रॉबर्ट हुक हो जाएंगे, क्योंकि कोशिका विज्ञान के बारे में सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने ही किया था। इसीलिए रॉबर्ट हुक कौन क्या हो जाएंगे? कोशिका विज्ञान के पिता हो जाएंगे। इन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया और उसी सूक्ष्मदर्शी ने उन्होंने कार्क का काट लिया। अब आप लोग को पता होगा कि कार्क क्या होता है, सेक्शन क्या होता है। उसी सेक्शन को जब सूक्ष्मदर्शी के अंदर लगा के उन्हें देखा तो उन्हें कुछ इस प्रकार के मधुमक्खी के छत्ते की आकार के जैसे उन्हें संरचना दिखाई देती है। और उसे ने ही रॉबर्ट हुक ने कोशिका नहीं कहा था। क्या कहा था उन्होंने? सेलुला ई सेलुली कहा था। वो बाद में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था हार्टबिंग, वो कोशिका शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात हम करें, कोशिका से क्या पूछा जाता है कि कोशिका को या किसे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? कोशिका को ही कहा जाता है। अगर दोबारा सुन लो परिभाषा क्या होती है? हमारे शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कोशिका को कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी इज सेल कहते हैं। तो ये बात याद रखना आप लोग। दूसरी बात करें, एक बार आप देखो यहाँ पे ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं भी जीवित कोशिका की बात नहीं हुई है। तो अगर पूछा जाए रॉबर्ट हुक ने किस प्रकार की कोशिका की खोज की थी, तो वो किस प्रकार की कोशिका थी? मृत कोशिका थी, डेथ थी। कैसी कोशिका थी वो? मृत कोशिका थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? इसे कहेंगे लिविंग सेल। लिविंग सेल की खोज किसने की थी? तो ये किया था, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, एंट वान लुईवेन हॉक ने किया था। दोबारा देखो, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं। इंग्लिश में क्या होगा? स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। उन्होंने एक सूक्ष्मदर्शी बनाया, कार्क का काट लिया, उन्होंने मधुमक्खी के आकार की संरचना देखी और उसे क्या कहा? सेलुलॉइड सेलुली कही। कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया? हार्टबिग ने किया। रॉबर्ट हुक ने जो खोजा था वो कैसी कोशिका थी? डेथ कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटवान लुईवेन हॉक ने किया था। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते रहिएगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। बात करें सन की कब की थी, तो ये था 1674 में। और डेथ कोशिका कब खोजी गई थी? 1665 में। और लिविंग कोशिका, जीवित कोशिका खोजी गई 1674 में खोजा गया। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहें कि एंटवान लुईवेन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज तो की थी, लेकिन साथ में इन्होंने एक काम और किया था। इन्होंने ही किसकी खोज की? जीवाणुओं की खोज की। अगर पूछा जाए आपसे जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो ये कोई और नहीं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किन्होंने किया था? एंटवान लुईवेन हॉक ने ही किया था। तो आप लोग बताओ, जीवाणु की खोज इन्होंने की थी, तो विषाणु की खोज किसने की थी? इसे इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, और विषाणु को इंग्लिश में वायरस कहते हैं। तो कोई बताए कि किसकी विषाणु की खोज किसने की थी? अगर आप लोग को याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम बता रहे हैं, इसकी खोज की थी इवानोस्की ने किया था। इवानोस्की ने किया था। तो यहाँ पे देखो, चार चीज़ की खोज आपको बहुत याद रखना है। पहले कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया। जीवित कोशिका की किसने खोज की थी? एंटवान लुईवेन हॉक ने किया। फिर पूछा जाए कि जीवाणुओं की खोज किसने की थी, तो एंटवान लुईवेन हॉक ने ही किया था। अगला बात करें विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोस्की ने किया था। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। इसको आप लोग नोट बनाते चलिएगा, बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप नोट बनाएंगे तो आपको काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके।
इसमें 4 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी वर्ग से हो तो जानना बहुत ज़रूरी है, या आप आर्ट वर्ग के हैं या साइंस वर्ग के हैं या किसी वर्ग के हैं, तो ये कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर पेपर में क्वेश्चन आता ही है इस टॉपिक से। तो ये टॉपिक, सारे टॉपिक इसके जो रहेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। बात करते हैं 4 शब्दों की, कौन सी? तो हमने एक कहा प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, ये हो गया 2। और क्या 2 जानना होता है? एक पादप कोशिका और प्लांट सेल कहते हैं इसे इंग्लिश में, प्लांट सेल। और क्या हो जाएगा? जंतु कोशिका, जंतु कोश का एनिमल सेल। तो देखो ध्यान से, इन दोनों में डिफरेंस बहुत आता है पेपरों में। पहले तो जानना ही जरूरी होता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं कैसी होती है, पादप कोशिका कैसा होता है, जंतु कोशिका कैसा होता है। उसके बाद फिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर पढ़ना होता है आप लोगों को, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पढ़ना होता है आप सबको। तो इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कोशिका ही कैसी होती है। हमारी कोशिका में क्या पाया जाता है, क्यों हम प्रोकैरियोटिक कह रहे हैं, क्यों हम उसे पादप कोशिका कह रहे हैं, आखिर कौन सा उसमें अंतर पाया जाएगा कि हम उसे पादप कोशिका कहेंगे, जंतु कोशिका कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कहेंगे, यूकैरियोटिक कहेंगे। तो वही सब बातें हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका क्या होता है। ठीक है, तो एक हम संरचना बना रहे हैं, फिगर बना रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर चाहते हैं कि आप लोगों को याद भी रहे, तो फिगर को साथ में ही बनाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो चीज़ें भूलती हैं बहुत तेज़। तो इसीलिए ज़रूरी है कि इसको आप लोग याद भी रखिएगा। ये कुछ अंडाकार बन गया है, ये गोल होता है, आप लोग गोल ही बनाने का प्रयास करिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये होता है। और सोचो बीच में क्या होगा, बीच में क्या होगा? केंद्रक होता है। इस तरीके से बीच में केंद्रक होता है। ये हमारा हो गया केंद्रक। इसी से एक संरचना लगी होती है प्यारे विद्यार्थियों, जिसका नाम होता है अंतःपराद्रव्य जालिका कहा जाता है। इसे अंतःपराद्रव्य जालिका कहा जाता है। यहाँ पर कुछ संरचनाएं कुछ आपको देखने को ऐसे मिलती हैं। इसका नाम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एक संरचना और कुछ ऐसे होती है। इसी का नाम देते हैं हम लोग, ये अटैचमेंट कहीं से भी करा दीजिए, बस जुड़ा होना चाहिए। इसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट। कुछ संरचनाएं एक आप इस तरीके से देखते हो, ऐसे करके पूरी कोशिका में ऐसे फैली होती है। और बात करें संरचनाओं की, तो कुछ इस प्रकार से संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। इस तरीके से संरचनाएं आपको देखने को मिलती है। इसका नाम होता है मित्रों गाल्गी काय कहते हैं, इंग्लिश में गाल्गी बॉडी कहते हैं। और इसमें देखोगे कुछ इस प्रकार से थोड़ी संरचनाएं और आपको देखने को मिल जाती हैं। ये हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, और ये ऐसे छोटे छोटे राइबोसोम क्या होते हैं, पूरी कोशिकाओं में बिखरे होते हैं। तो ये जो कोशिका बनाई है हमने, ना प्रोकैरियोटिक बनाया है, ना यूकैरियोटिक बनाया है, ना पादप कोशिका, ना जंतु कोशिका है। ये हमने एक सामान्य कोशिका बताई है कि जिसके नाम आपको जानने होते हैं और आपको क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है वो बताने के लिए हमने आपको ये बनाया है।
तो बात करते हैं सबसे अंदर से, बात करते हैं केंद्रक से बात करते हैं। तो ये जो संरचना बनी होती है इसका ही नाम होता है केंद्रक कहते हैं हम लोग, इसे कहते हैं केंद्रक कहते हैं। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियस नाम दिया जाता है। हालांकि आज पूरे पे चर्चा हम कर दे रहे हैं, लेकिन अगली वीडियो से हम एक एक टॉपिक पे, जैसे केंद्रक पे बनने वाले सभी क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया पे बनने वाले सभी क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट पे बनने वाले सभी क्वेश्चन, क्लोरोप्लास्ट में बनने वाले सभी क्वेश्चन, इसे कहते हैं रिक्तिका, रिक्तिका पर बनने वाले सभी क्वेश्चन, और गाल्गी काय पे बनने वाले सभी क्वेश्चन। तो ऐसे एक एक पे एक एक वीडियो बना के हम अपडेट कर देंगे ताकि आपका कोशिका से कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। इसके लिए आपको ध्यान से देखना रहता है यहाँ पे। तो उसके चलिए हम बेसिक सा बता दे रहे हैं, आप सबको ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया केंद्रक। ये जो संरचना होती है इसे हम लोग कहते हैं रिक्तिका कहते हैं। इसी का दूसरा नाम भी होता है, इसे हम लोग रसधानी के नाम से भी जानते हैं, और इसे इंग्लिश में वैक्यूल बोला जाता है। ये याद रखना है। इससे एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि जो रिक्तिका है, रसधानी है, इसकी जो ये मेम्ब्रेन झिल्ली पाई जा रही है इसका क्या नाम होता है। बहुत बार पेपर में पूछा गया है। इसका नाम होता है टोनोप्लास्ट कहते हैं इसे टोनोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इसे टोनोप्लास्ट के नाम से, अगर कहा जाए कि रिक्तिका के झिल्ली को या रिक्तिका के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में ये क्या होता है, इसे कहते हैं हम लोग हरित लवक कहा जाता है। हरित लवक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। इधर संरचना क्या होती है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। और संरचनाओं की बात करें तो ये जो संरचना आप देख रहे हो इसे कहते हैं गाल्गी काय। इंग्लिश में कहते हैं गाल्गी बॉडी कहते हैं। इधर की बात करें इसे क्या कहते हैं, इसका नाम होता है अंतः प्राद्रव्य जालिका कहते हैं इसे। इंग्लिश में कहते हैं इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये ध्यान देना है। और इस तरीके से ये जो बिखरे होते हैं इसका नाम होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम। उसके बाद ये जो दानेनुमा संरचना फैकी इसे हम लोग राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम कहते हैं। तो ये जर्नल नाम है जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, आप लोग को आना चाहिए। तो चलो एक एक पे करके हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। दोबारा से देख लो। जो सबसे मध्य में होता है उसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। आप सोचो जो केंद्र में होता है वो पूरे देश को कंट्रोल करता है, तो ये अगर केंद्र में है तो पूरे कोशिका को कंट्रोल करेगा। इसीलिए केंद्रक का एक उपनाम होता है, इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। किसे कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल? केंद्रक को कहते हैं। खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अभी हम आप सबको प्रत्येक का बेसिक सा बताने चल रहे हैं। अगली वीडियो से आप एक एक पे जितने भी क्वेश्चन बने हैं सारे के सारे डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे।
और एक एक टॉपिक करके सारा वीडियो अपडेट कर देंगे हम पूरा कोशिका का, केंद्रक का, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, टोनोप्लास्ट का, अंतःपराद्रव्य जालिका का, गाल्गी काय का, सभी का आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा टाइम से। तो इसको देखिएगा। हमने क्या कहा, केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था और ये पूरी कोशिका को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। कोशिका का काम क्या होता है और पूछा जाए तो ये जो आप बीच में कुछ धागेनुमा संरचना देख रहे हो, ये होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम का काम क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्रोमोसोम का काम होता है कि जो लक्षण माता पिता से बच्चों में जाता है वो किसके द्वारा जाएगा? इसी क्रोमोसोम के द्वारा ही जाता है, गुणसूत्र के द्वारा ही जाता है। तो केंद्रक उसको संभाल के रखे होता है। उसकी बात करें हम रसधानी। रसधानी क्या होता है? रसधानी से जब भी बना है एक ही क्वेश्चन बना है कि रसधानी के मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो टोनोप्लास्ट कहते हैं। रट लीजिएगा, 10 बार पूछा गया है पेपर में कि टोनोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है या किसकी झिल्ली को कहते हैं? तो किसकी झिल्ली कहेंगे? रसधानी या रिक्तिका, दोनों का एक ही नाम होता है, आप लोग को याद होना चाहिए। बात करें हरित लवक की, तो ये केवल पादपों में पाया जाता है हरित लवक, और इसकी सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आप लोग बताओ, हम लोग खाना कहाँ बनाते हैं? किचन में बनाते हैं। और पादप लोग खाना किसके अंदर बनता है? क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के अंदर बनता है। इसीलिए हरित लवक को किचन ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का रसोई घर कहते हैं हरित लवक को। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पे होता है तो आप कहेगा पत्तियों में होता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्या प्रकाश संश्लेषण तनों में नहीं होता है तो आप कहोगे होता है। लेकिन पूछे कहेगा कब होता है तो कहोगे अगर तनों में क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाएगा तो तने में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये आप कभी नहीं कहोगे कि केवल पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जहाँ जहाँ क्लोरोप्लास्ट हरित लवक पाया जाएगा वहाँ वहाँ प्रकाश संश्लेषण होगा। तो जो हरित लवक होता है ये मुख्यतः पादपों में ही पाया जाता है। लेकिन एक ऐसा जंतु भी है जो क्या होता है, उसके अंदर हरित लवक पाया जाता है और वो प्रकाश संश्लेषण करता है। वो ऐसा एक ही जीव है पृथ्वी पर, उसका नाम है युगलीना। युगलीना एक ऐसा जंतु है जो क्या कर सकता है? पौधों की भांति प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। इसीलिए युगलीना को पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कही जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी किसे कही जाती है तो आप कहोगे युगलीना को कहा जाता है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं युगलीना। युगलीना को ही पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कही जाती है। तो ये हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया से जब भी आता है एक क्वेश्चन बहुत पेपर में आता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कोलिकर ने किया था। नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। अगर पूछा जाए खोज किसने किया था तो कोलिकर ने किया था। नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया था? सी बेंडा ने दिया था। इसको एक नाम और जाना जाता है, एक नाम से और जाना जाता है जिसका नाम होता है यहाँ पे देखो, ये ऐसा ये नहीं होगा कि ऐसे होता है, ये ऐसे पूरा का पूरा डबल मेम्ब्रेन होता है। अभी इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आप देखो तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहते हैं? कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। हाँ, तो क्या बता रहे थे हम? इसकी खोज की थी कोलिकर साहब ने, नाम दिया था सी बेंडा ने। लेकिन एक वैज्ञानिक और आए थे, उनका नाम था अल्टमान, और उन्होंने इसे बायोप्लास्ट कहा था। क्यों बायोप्लास्ट कहा था? क्योंकि उन्होंने पादप में खोजा था। तो पादप के साथ कभी भी एक चीज़ आप देखिएगा कि जो भी पादप वाला चीज़ होता है उसके सामने क्या लगा होता है? प्लास्ट लगा होता है। अगर कहीं पर भी प्लास्ट लगा होगा तो उसका अर्थ समझोगे वो किससे संबंधित है? पादप से संबंधित होता है। राइबोसोम से एक क्वेश्चन आता है बार बार कि प्रोटीन संश्लेषण कौन करवाता है? तो राइबोसोम। लाइसोसोम सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आपका गाल्गी काय है। गाल्गी काय को ट्रॉफिक ऑफ पुलिस के नाम से जाना जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। कल से हम एक एक पे पहले केंद्रक पे बात करेंगे, फिर क्लोरोप्लास्ट पे, फिर
माइटोकॉन्ड्रिया तो एक एक पे करके आपकी वीडियो हम डालते रहेंगे। ठीक है।